सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइए आज द्वादशी कक्षा में संस्कृत साहित्य इतिहास की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे। द्वादशी कक्षा में जो प्रथम स्तरीय परीक्षा है, फर्स्ट टर्म, उसमें 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले जो 5 अंक हैं वो गद्य, पद्य और नाटक, इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात होगी। गद्य क्या है, पद्य क्या है और नाटक क्या है, इनकी परिभाषाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। परंतु संभावना है कि सब्जेक्टिव ना होकर के प्रश्न पत्र का निर्माण ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, इसलिए इन विषयों को आपने ध्यान से पढ़ना है और इनके अंतर्गत जो भी वैकल्पिक प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी प्रश्न होंगे, उनको आपने ऑप्शन में से चूज करना होगा। और यदि सब्जेक्टिव का निर्माण होता है तो आप तब भी इसकी समरी को ध्यान से देखेंगे। तो पहले 5 अंक जो हैं आपके पाठ्यक्रम में गद्य, पद्य, नाटक विधाओं की मुख्य विशेषताओं का परिचय। तो आइए, संस्कृत में गद्य क्या है। छंदो रहित रचना को गद्य कहते हैं। अगर आपको संस्कृत में लिखनी हो ये बात, आपको 5 वाक्य लिखने होंगे किसी भी यदि सब्जेक्टिव आता है तो पहला जो उसको ट्रांसलेट कैसे करें। पहली बात कह रहे हैं कि छंद से रहित रचना को गद्य कहते हैं। छंदो रहिता रचना गद्य काव्यम उच्यते। छंद से रहित रचना गद्य काव्य कहलाती है। अब इसके बारे में यदि वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या क्या बातें होती है इसके बारे में देखिए। गद्य में किसी वाक्य में अक्षरों के नियत संख्या नहीं होती। गद्य में जब पूर्ण विराम एक सेंटेंस में कितने भी शब्द आ सकते हैं, परंतु जब आप पद्य काव्य कर रहे हो तो वहाँ पर शब्दों की संख्या निश्चित होती है, वर्णों की संख्या निश्चित होती है, वर्णिक छंद होते हैं और शाब्दिक छंद होते हैं। तो यहाँ पर जब आप गद्य काव्य की बात करते हैं तब अक्षरों की संख्या नियत नहीं होती। तो गद्य काव्य की ये दूसरी विशेषता। पहला कहा कि छंदो रहिता रचना गद्य काव्यम भवति। दूसरी बात कही कि अक्षरों की संख्या नियत नहीं होती। अत्र मैंने यहाँ इस गद्य काव्य में अत्र वर्णानाम संख्या नियता न भवति। फिर कहा कि गद्य का प्रारंभ वैदिक काल से हो गया था। सबसे पहले यजुर्वेद में गद्य उपलब्ध होता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदों में गद्य काव्य का आरंभ हो गया था। गद्य जातक कथाओं के मध्य से परिष्कृत होता हुआ फिर ये आ गया लौकिक संस्कृत में, जिसके महान कवि बने हैं दंडी, सुबंधु, बाण। और सबसे पहले इनमें अगर नाम आए तो बाण के बाद कालिदास, और थोड़ा सा आधुनिकता में आए तो अंबिका दत्त व्यास। ऐसे जो ये महान कवि हुए हैं, इन्होंने फिर अपनी गद्य रचनाएं लिखी हैं। और यदि चंचलता की बात करें, कहानियों की बात करें, बच्चों के ज्ञानवर्धक जो कथाएं हैं वो हितोपदेश, पंचतंत्र, इनमें बड़ी बच्चों को समझाने के लिए, जब आप कोई बात आप बच्चों को समझाना चाहते हैं तो वो सीधी तरह से उनकी समझ में नहीं आता। फिर कहानियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से अगर अपनी बात रखते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। तो संस्कृत भाषा में
इस तरह की रचना हितोपदेश और पंचतंत्र, ये दो काव्य हैं, ये गद्य काव्य हैं। एक अगर जब बच्चा प्रौढ़ हो जाता है तो उसके लिए एक बाण भट्ट की कादम्बरी कथात्मक काव्य है, वो बड़ों के लिए है, तो वो भी गद्य काव्य का एक अच्छा उदाहरण है। तो आप कह सकते हैं कि गद्य काव्य से आरंभ वैदिक कालात् एव प्रारभ्यते, वैदिक कालात् आरभ्य गद्य काव्यम आरभते। वैदिक काल से लेकर के गद्य काव्य शुरू होता है। और ये उसके बाद कहाँ आया? तदनंतरम ब्राह्मण ग्रंथे, आरण्यक ग्रंथे, उपनिषद ग्रंथेषु च अस्य आरंभः संजातः, अस्य आरंभः अभवत्। मतलब इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों में इसका आरंभ हुआ। इसके जो कवि हैं दंडी, सुबंधु, बाण, अंबिका दत्त व्यास इत्यादि इसके महान कवि हुए हैं। तो एक गद्य काव्य का कहें कि भाई एक गद्य काव्य की एक कोई एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा? जैसे पद्य काव्य में तो कोई श्लोक सुना देते हैं, तो गद्य काव्य का एग्जाम्पल क्या है? एक जिसमें अच्छा सा सेंटेंस हो, बड़ा सारा, जिसमें काव्य नहीं हो, केवल गद्य हो। असत ये है अस्त्युज्जिन्नी त्रिभुवन विश्रुता नगरी, तस्याम पुण्यसेनो नाम राजा भूत, तस्य प्रियोनुजीवी अमात्यो हरिस्वामीति सद्गुणालंकृतो विप्रः आसीत्, तस्य गृहपतेनुरूपायां भार्यायां तदनुरूपो देवस्वामी इति नाम पुत्रो अजायत। तो इस प्रकार हम गद्य काव्य की बात कर सकते हैं। तो 5 अंक में इसी श्रृंखला में आगे है बच्चों पद्य काव्य। पहले कहा कि जिसमें छंद नहीं होते वो गद्य है, अब बात कह रहे हैं कि जिसमें छंद होते हैं वो पद्य है। छंदो युक्त रचना पद्य काव्यम उच्यते, छंदो युक्ता रचना पद्य काव्यम कथ्यते। पद्य में अक्षरों अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। पहले मैंने कहा कि वर्णिक छंद और शाब्दिक छंद बोल गए, वहाँ मात्रिक छंद मैंने कहना था। और एक और बात मैं आपको कहूँ कि जो पत्र, जैसे मैंने पत्र का दिया है, कथा भी आएगी आपके उसमें। जैसे पत्र को ये विषय मैं बदल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पत्र मंजूषा की सहायता से आपको फिल करना होता है और छोटी क्लासेस से ही आप ये काम करते आ रहे हो। इसी तरह से कथा भी मंजूषा की सहायता से जैसे पत्र को भरते हैं ना, वैसे ही कथा को भी आपको भरना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे पद्य की, भाई जिसमें छंद नहीं होते। जैसे हम गीत गाते हैं ना, तो लय होती है, आनंद आता है, मज़ा आता है, परंतु जब हम सिंपल बात करते हैं तो उसमें इतना रस नहीं होता, लय नहीं होती। तो पद्य काव्य और गद्य काव्य में दोनों में एक तो बहुत बड़ी बात जो ये है, जो भेद आता है, जो अंतर है कि इसमें लय होती है पद्य काव्य में, जबकि जो गद्य काव्य है वो सामान्य व्यवहार में हम बातचीत करते हैं। तो हम बातचीत भी अगर करें तो वो सारी लय में और कविता में थोड़ी बात करेंगे। जो इतिहास की बात है, साहित्य की बात है, वो पद्य काव्य में करनी अच्छी होती है, जो विद्वानों के लिए होती है। परंतु जो सामान्य जन की भाषा है वो गद्य काव्य में ही होती है। अगर आपको सुबह उठ करके नहाना है, खाना खाना है, खेलना है, पढ़ना है, तो वो सारी बातें आम भाषा जिसको हम गद्य काव्य कहते हैं उसके अंतर्गत होती है। परंतु जब यही बातें, जब इतिहास बनता है या जब आप कोई रचना बनाते हो, कोई काव्य करते हो, तब आपको हर श्लोक में पादों की संख्या निश्चित होगी, वर्णों की संख्या निश्चित होगी, मात्राओं की संख्या निश्चित होगी, तो वो गद्य काव्य, वो पद्य काव्य कहलाता है। देखिए, सबसे पहले जो पद्य काव्य का आरंभ लौकिक संस्कृत में कहाँ से हुआ? रामायण से इसका आरंभ होता है। जब एक शिकारी
दो पक्षियों के जोड़े में से एक को मार देते हैं। वो सरोवर में विहार कर रहे थे और बड़ा ही कारुणिक दृश्य उत्पन्न होता है। महर्षि वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ। वो पहले उन्होंने कभी कोई काव्य नहीं लिखा था और ना ही पता था कि काव्य कैसे होता है। अचानक एक श्लोक उनके मुख से निकला। क्या था वो श्लोक? माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमग्मः शाश्वती क्षमाः यत्क्रोच मिथुनात् एकमवधीः काममोहितम्। हे शिकारी, तुझे सैकड़ों वर्षों तक भी शांति प्राप्त ना हो, क्योंकि तुमने प्रेम विहार करते हुए दो पक्षियों के जोड़े में से एक को मार दिया है, इसलिए तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। तो ये सबसे पहला जो लौकिक संस्कृत का काव्य माना जाता है, ये प्रथम श्लोक है। इसके बाद तो बहुत सारे श्लोक बनते गए, काव्य रचनाएं होती गई, परंतु ये काव्य का आरंभ माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णों की संख्या किस में निश्चित होती है? तो ऑप्शनल में आपने लिखना कि पद्य काव्य में। पहला कवि कौन सा है? तो आपने बताना है वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण पद्य का प्रथम महाकाव्य है। कालिदास का रघुवंश, कुमार संभव, ऋतुसंहार, भारवी का किरातार्जुनीयम, माख का शिशुपाल वध, ये सबसे पहले आरंभ की लौकिक संस्कृत की रचनाएं हैं। इसके बाद तो बहुत सारे कवि होते चले गए। भर्तृहरि है और आधुनिकता में आए तो जयदेव का गीत गोविंद है, और सबसे महान जो कवि हुए हैं संस्कृत में वो है कालिदास। कालिदास ने संस्कृत में जो दिया है वो संस्कृत पर हमेशा उपकृत रहेगा। संस्कृत नाटकों का आरंभ भी कालिदास का जो सबसे उत्कृष्ट नाट्य काव्य है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उस अभिज्ञान शाकुंतल के भी चौथे अंक के जो 4 श्लोक हैं वो संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। नाटक की परिभाषा। अब इसके बाद आता है बच्चों, ये थे कुछ पद्य की बातें। अब आगे जो है नाटक के बारे में हम बात करेंगे। नाटक गद्य और पद्य से थोड़ा सा विस्तृत रूप है, इसका बड़ा है। नाटक क्या है आप जीवन में देखिए। ये आपके कुरुक्षेत्र में क्या है, इसका मूल को क्या नाम है, जो भी है पता नहीं। हाँ, तो वहाँ पिक्चर देखने जाते हो, सभी जाते होंगे। तो या टीवी स्क्रीन पर पिक्चर चलती है, नाटक चलते हैं, कार्टून चलते हैं, वो सब क्या है? हम सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन की अभिव्यक्ति के लिए जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है, यानी देखने की, जिसमें एक रेडियो क्या है, रेडियो में केवल श्रव्य सामग्री है, वहाँ पर आप देख नहीं सकते, परंतु जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों हो वो मनोरंजन का अभिव्यक्ति का जो साधन है वो नाटक कहलाता है। नाटक दृश्य काव्य है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। श्रव्य क्या काव्य? अब ये श्रव्य काव्य भी नाटक के उसमें आ जाता है। 2 भेद हो जाते हैं इसके, एक दृश्य से और एक श्रव्य से। श्रव्य का उदाहरण रेडियो में आएगा, आकाशवाणी, और दूरदर्शन जो है दृश्य और श्रव्य दोनों में आ जाता है। श्रव्य क्या है? रामायण, महाभारत, रघुवंश। अब हम सुनते आ रहे हैं कि रामायण ऐसे हुए, फिर रामायण खेली गई, तो वो दृश्य और श्रव्य दोनों में हो गई। श्रोत जो होता है वो कान का विषय होता है, और दृश्य जो होता है वो चक्षु माने आँख का विषय होता है। इसमें अवस्था का अनुकरण, वेशभूषा का अनुकरण, हाव भावों का अनुकरण, जिस पात्र का अभिनय किया जाता है उसी का रूप धारण कर लिया जाता है। दर्शक उस अभिनेता में पात्रों का आरोप समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नाटक के जो मुख्य अंग हैं और उनके जो पात्रों का संक्षिप्त ज्ञान एक रोचक तथ्य बन जाता है। इसका पहला नाम, नाटक को पहले रूपक भी कहा जाता था। अब ये प्रश्न आ जाता है कि नाटक का पहला नाम क्या था? तो नाटक का पहला नाम रूपक है। रूपक नाटक में 1 से अधिक 9 अंक हो जाते हैं। नाटक में 1 से ज़्यादा अंक होंगे और 10 अंक तक चले जाते हैं।
ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नाटक की जो विशेषताएं हैं, इसमें नाटक का जो नायक है हीरो, धीरोदात्त, किसी वंश का मुख्य राजा, देवता या किसी श्रेष्ठ गुणों का अभिवक्ता या मानव हो सकता है। इसमें प्रकृति का वर्णन भी मिलता है और विस्कंभक और प्रवेशक भी सूचनाएं देने के लिए बीच बीच में नाटक में आते हैं। कोई बीच में नाटक का सीन चेंज करना हो तो एकदम से कोई, या आकाशवाणी भी हो जाती है, आकाश से सूचना आती है तो नाटक में एकदम मूवमेंट आ जाता है। जैसे जब कंस अपनी बहन की शादी के लिए रथ में बिठा करके उसको लेके जा रहा होता है और बड़ा खुश होता है, उसी समय आकाशवाणी होती है कि जिसका तो विवाह कर रहा है, इसी का आठवां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये आकाशवाणी हुई और एकदम मूवमेंट हुआ नाटक में। जो चाहे तो वो उनको राजभवन में लेके जा रहा था, उसके बाद वो सीधा उसको जेल भवन में लेके चला गया, कारावास में। तो एकदम इस तरह से नाटक में उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें जो रस होते हैं, श्रृंगार रस, प्रधान रस होता है, वीर अथवा शांति मुख्य रसों में आते हैं, प्रधान बोलते हैं इसको, प्रधान रस में। और बाकी सभी इसके जो छोटे छोटे रस आते रहते हैं, हंसना, श्रृंगार और वीर और शांत, ये तो मुख्य रस रहेंगे। बाकी हास्य है, करुण है, ये साथ साथ चलते रहते हैं। परंतु एक भवभूति का एक महान काव्य, एक बहुत बड़ा नाटक है उत्तर रामचरित, उसमें मुख्य रस जो है वो करुण रस है। भास का सोपन वासुदत्त नाटक मुख्य है। श्री हर्ष का नागानंद आदि जो प्रसिद्ध नाटक हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। नायक नाटक में अवश्य होता है। इसके 4 भेद हैं। आपसे पूछा जा सकता है नाटक के कितने भेद हो जाते हैं, ऑप्शन में एमसीक्यू में 2, 3, 4, तो आपने 4 लिखने हैं। ठीक है। नायिका जो हीरोइन होती है, उसके नायिका के भी नायक के समान नाटक के मुख्य पात्र होते हैं। वो सर्वगुण संपन्न होती है, सुंदर होती है, उदात्त और माधुर्य गुण से युक्त होती है, और भोली भाली होती, मुग्धा होती है, और सर्वश्रेष्ठ नाटक के मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं हीरो और हीरोइन, यानी नायक और नायिका। आपने हीरो और हीरोइन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ये थोड़ा सा संस्कृत भाषा के लिए असभ्य शब्द सा प्रतीत होता है, क्योंकि ये संस्कृत से मैच नहीं करते। इसके बाद है बच्चों विदूषक। विदूषक जो नाटक का मुख्य पात्र होता है, नायक और नायिका के परस्पर अनुराग का निर्वाह करने के लिए उनका सहयोग देता है। साथ साथ उनके हमेशा तरह तरह के बीच में, यानी एक तरह से धुरी का काम करता है। इसका प्रायश किसी फूल अथवा वसंत ऋतु के नाम पर रखा जाता है। कभी कभी बनावटी झगड़ा भी करता है ये, और मनोरंजन भी करता है। ऐसे नाटक कम देखे जाते हैं जिसमें विदूषक ना हो। प्रस्तावना भूमिका होती है। इसमें किसी आरंभ में होती है, और इसका जो सूचनाएं आने वाली होती है, इसमें सूचनाएं दी जाती है कि भाई क्या क्या होने वाला है। सूत्रधार और उसकी पत्नी इसका प्रमुख संवहन करते हैं। सूत्रधार नरेटर जो नाटक को चलाता है। आत्मगतम कुछ मन ही मन में भी बातें होती हैं, जिसमें केवल नाटक में ब्रैकेट में शो कर देते हैं, परंतु वो ऑडियंस को नहीं सुनाई जाती। उसको आत्मगतम कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मगतम क्या है। प्रकाशम का मतलब प्रकट रूप में। जब आप अचानक मन ही मन में बड़बड़ा रहे हो और फिर जब एकदम बोलने लग जाते हो तो फिर वो प्रकाशम हो जाता है। मन की बात छुपा करके कुछ और तरह से बता देना, प्रकाशम। मतलब जब नाटक में अपने मन ही मन किसी को इंडिकेट करना है तो वो आत्मगतम, और फिर एकदम छुपने के बाद फिर अपनी बात कहने लग जाओ तो प्रकाशम होता है। और जनांतिकम, जो रंगमंच पर पात्र अभिनय करते हैं वो परस्पर मैत्री अथवा स्नेह भाव से अभिनय करते हैं, ये जरूरी नहीं है। अतः ऐसा संवाद जो किसी अन्य को न सुनना हो परंतु 2 पात्रों में आपस में कहना हो, उसको जनांतिकम कहते हैं। मतलब छुप के बात करना, वो जनांतिकम कहलाता है। प्रकरण है। प्रकरण में आपने इसकी परिभाषा पे नहीं जाना, बस ये देखना है कि प्रकरण के जो है
कौन कौन से नाटक हैं जो प्रकरण के भेद में माने जाते हैं। इसमें आएंगे एक तो मृच्छकटिक नाटक जो शूद्र महाकवि का है, और दूसरा है महाकवि भवभूति का जो नाटक है वो है मालती माधव। ये प्रकरण आपसे पूछा जाए कि प्रकरण वाले एग्जाम्पल कौन से हैं, तो मृच्छकटिक और मालती माधव। प्रहसन वाले एग्जाम्पल कौन से हैं, धूर्त चरित, कंदर्पकेती, ये 2 नाटक हैं। तो इस तरह से हमने बात की गद्य की, हमने बात की पद्य की, हमने बात की नाटक की। अब ये देखिए गद्य काव्य की मुख्य विशेषताएं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आप में से डिस्कस कर दिया है। कथा अभी फर्स्ट टर्म में नहीं है, कथा की विशेषताएं। ये जो आपको मैंने PDF में दे रहा हूँ, ये सारा आपका टोटल जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है जो एनुअल में आएगा, वो सारा का सारा PDF इसमें लिया है। परंतु मैंने आज जो चर्चा की है वो चर्चा केवल बच्चों आज के संदर्भ में, फर्स्ट टर्म के संदर्भ में, जो फर्स्ट टर्म में आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो है गद्य पद्य नाटक की विधाएं, ये 5 अंक की। अब दूसरी बात करेंगे अगले 5 अंक में गद्य पद्य और चंपू काव्य की विशेषताएं। एक चंपू काव्य की हमने गद्य की भी बात कर ली, पद्य की भी बात कर ली, हमने नाटक की भी बात कर ली, और अब गद्य और पद्य के बाद अब बारी आती है चंपू काव्य की। चंपू काव्य क्या है, जिसमें गद्य और पद्य कहीं पर तो श्लोक आ जाए, कहीं पर गद्य आ जाए, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। यानी गद्य और पद्य का जो मिश्रण है वो चंपू काव्य कहलाता है। अब ये इसको हम पढ़ लें, गद्य तथा पद्य से युक्त काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। इसको संस्कृत में कहेंगे गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते। गद्य पद्य मयम काव्यम, यानी गद्य और पद्य मय जो काव्य है, गद्य और पद्य से मिला हुआ जो काव्य है वो चंपू इत्यभिधीयते, चंपू काव्य ऐसा कहा जाता है। गद्य तथा पद्य का मिश्रण संतुलित होता है, गद्य तथा पद्य दोनों का समान महत्व होता है। और चंपू काव्य की क्या बात है विशेषता, वो एक प्रबंधात्मक मैनेजमेंट, यानी कि भाई कहीं का किस्सा कहीं जोड़ दिया, कहीं का, एक सिस्टमेटिक होता है वो। तीसरा उसका जो विभाजन है, जैसे चैप्टराइजेशन है, उसमें 3 तरह से होती है। ये तो स्तबक बोलते हैं, एक उच्छ्वास बोलते हैं, पहला स्तबक, दूसरा स्तबक, ऐसे पहला उच्छ्वास, सेकंड उच्छ्वास। जैसे हम केवल इस बात को ऐसे समझ पाएंगे कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, या फर्स्ट उल्लास, सेकंड उल्लास। जो स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश है वो उल्लासों में लिखा गया है। इसके बाद है महाकाव्य की तरह चंपू काव्य में भी प्रमुख कथा के साथ अवान्तर लघु कथाएँ चलती रहती हैं। मेन कथा चलती रहेगी, उसके साथ साथ बीच में दूसरी कहानियाँ भी जुड़ती रहती हैं। इसका नायक कोई देवता हो सकता है, गंधर्व हो सकता है, इसका जो हीरो है वो मनुष्य भी हो सकता है और कोई पक्षी भी हो सकता है। इसकी नायिका का होना आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हीरोइन हो। इसमें श्रृंगार रस होगा, वीर रस हो या शांत रस में से कोई एक रस का होना ज़रूरी है। यह नाटक की तरह एक्टिंग नहीं होती, इसमें केवल डायलॉग होते हैं, इसमें संवाद शैली पर ही आधारित होता है। इसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज जो फर्स्ट टर्म का संस्कृत साहित्य का इतिहास आना है उसके बारे में चर्चा की। हमने गद्य काव्य के बारे में जाना, हमने पद्य काव्य के बारे में जाना, हमने नाटक के बारे में जाना, और हमने चंपू काव्य के बारे में जाना। तो ये बच्चों 5-5 अंक, ये जो सारे विषय हैं ये 10 अंक के हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से तैयार करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ दिन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।